एक डेंजर सवाल पूछते हैं। अगर किसी कंट्री पर अटैक किया जाए तो क्या उसका सिस्टम वीक होता है? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब ये हो सकता है शायद हाँ। लेकिन क्या अगर वॉर एक्चुअली उस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बना दे? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये आज ईरान के केस में यही हो रहा है ना। अभी हम लोग ने एक आर्टिकल देखा था और उस आर्टिकल में ये पॉइंट सामने आई थी, एक शॉकिंग आर्गुमेंट की तरह सामने आई। वो ये थी कि यूएस और इजराइल ईरान को वीक नहीं बल्कि इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और अगर ये सच है तो हम वॉरफेयर को, ये जो पूरा वॉरफेयर के जो डायनामिक्स हैं, उसको क्या हम गलत तरीके से समझ रहे हैं या गलत तरीके से उसके बारे में पढ़ रहे हैं? आज हम इसी पैराडॉक्स को डिकोड करेंगे। ईरान के सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, वॉर के इंटरनल इफेक्ट एक कंट्री पर क्या होते हैं, और कैसे डिस्ट्रक्शन कभी कभी स्ट्रेंथ बन जाता है। Welcome students to Legacy IAS. In this video, we are going to decode this article, importantly, how the US and Israel are making the Islamic Republic stronger. ठीक है, तो सबसे पहले एक फंडामेंटल चीज़ जो है वो समझते हैं, that is from the title of the slide itself, कि ईरान is equal to political as well as a religious system. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ईरान एक पॉलिटिकल प्लस रिलीजियस सिस्टम है। अगर आप स्लाइड पर देखोगे, सबसे पहला पॉइंट शिया पॉलिटिकल थियोलॉजी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन डीपली इंटरकनेक्टेड है ना। इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। और यहाँ एक सेंट्रल आइडिया है मार्टरडम, मतलब शहीद होना, सैक्रिफाइस, रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? अब इन सारी चीज़ों का अगर हम लोग सेंट्रल आइडिया में ईरान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो समझें, तो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मरना है ना, जो सैक्रिफाइस हम लोग बोलते हैं या शहीद होना बोलते हैं, मरना डिफीट नहीं है। मतलब कि मरना एक सेक्रेड एक्ट हो सकता है ना, एक डिवाइन एक्ट की तरह देखा जाता है। तो अब आप एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर किसी सिस्टम का जो फाउंडेशन है वो थियोलॉजी जो है, उसकी जो आइडियोलॉजी है उस पर हो, तो उसको डिस्ट्रॉय करना इतना इजी होता है क्या? आप क्या कर सकते हो? आप बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन व्हाट अबाउट द बिलीव्स, है ना? किसी के बिलीफ सिस्टम को, आइडियोलॉजी, कैन यू किल द आइडियाज? दैट इज द थिंग दैट वी आर डिकोडिंग इन दिस, है ना। मतलब कि बिलीव्स को बॉम्ब से आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना। और इसीलिए जब वॉर होता है तो उसको सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरह नहीं देखा जाता है, उसको सेक्रेड रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी इविल पावर्स की तरह देखा जाता है। और उसी नैरेटिव में उसको पेश भी किया जाता है, उसको उसी नैरेटिव में बना भी दिया जाता है। अब स्लाइड का नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजियस लेजिटिमेसी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिजीम अपने एक्शंस को जस्टिफाई करता है ना। रिजीम अपने एक्शंस को, अपने जो भी डिसीजंस लेते हैं उनको जस्टिफाई करता है एज अ पार्ट ऑफ लार्जर डिवाइन स्ट्रगल। मतलब इट इज़ अ वॉरफेयर अगेंस्ट द इविल, अगेंस्ट द पीपल हु आर नॉट इन कनेक्शन विद गॉड एज कंपेयर टू द पीपल हु आर टेकिंग द डिसीजंस। लास्ट पॉइंट, वॉर फ्रेम्ड एज सेक्रेड रेजिस्टेंस, है ना। वॉर फ्रेम्ड एज सेक्रेड रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है? तो जो बाहर से अटैक लग रहा है, अंदर से मतलब इंटरनली वो फेथ और रेजिस्टेंस का नैरेटिव बन जाता है। और यही ईरान को डिफरेंट बनाता है, क्योंकि ये इंटरनली आप एक तरीके से सेक्रेड रेजिस्टेंस की तरह उसको दिखा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, है ना, इसमें देखते हैं क्या है। इसका मतलब ये है, फर्स्ट, एक्सटर्नल अटैक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंटरनल यूनिटी,
है ना, मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, जो भी आपके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और जो भी आप एक तरीके से बाहरी दबाव के वजह से फेस करते हैं, वो किस तरीके से एक कंट्री के लोगों को यूनाइट कर देता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, नेशनलिज्म ओवरराइड्स डिसेंट। तो नॉर्मल टाइम में क्या होता है, नॉर्मल टाइम में ईरान के अंदर प्रॉब्लम्स है ना, एक नेशन की तरह ईरान के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन से इश्यूज़ हैं, जैसे इकोनॉमिक इश्यूज़ आपको दिख जाएंगे, है ना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का एक इशू है, डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रेजेंट रिजीम, वो भी एक इशू है ना। तो लोग रिजीम से खुश नहीं होते, लेकिन जैसे ही मान लीजिए एक्सटर्नल अटैक होता है, एक्सटर्नल एग्रेसर इस इक्वेशन में आता है, तो प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, पीपल रैली डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, पीपल रैली डिस्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो अब देखते हैं कि जो लोग रेजीम के क्रिटिक्स थे, जो लोग क्रिटिसाइज़ करते थे रेजीम को, वेरियस पॉइंट्स निकालते थे, बहुत सारे लोग अपने स्पीच को बताते थे लोगों को, तो वो भी कंट्री के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब सर्वाइवल का सवाल आ गया है, और ये सिर्फ ईरान में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ईरान के लिए ही ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो वैलिड है, ये किसी भी देश का आप देख लोगे, चाहे इंडिया का भी देख लीजिए, है ना। कहीं एक्सटर्नल एग्रेसर, जब पाकिस्तान अटैक करता है तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बिकम्स इन यूनाइटेड स्टैंड्स, है ना। तो जब एक्सटर्नल थ्रेट आएगा, इंटरनल डिविजन्स जो हैं टेम्पोरली, मतलब कि उस मोमेंट के लिए डिसअपियर हो जाते हैं, और एक वी वर्सेस देम का एक नैरेटिव क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फियर प्लस ग्रीफ क्रिएट्स ग्रेट कोहेशन, इट क्रिएट्स ग्रेट कोहेशन। जब लोग सफ़र करते हैं तो उनके इमोशंस उनको और टाइटली बाइंड कर देते हैं, है ना। वो लोग एक तरीके से बॉन्ड होमी में आ जाते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को ज़्यादा अच्छे से समझने लग जाते हैं, जैसे कि फियर, ग्रीफ, एंगर, ये सब यूनिटी क्रिएट करता है ना। अब आखिरी पॉइंट, स्टेट बिकम्स प्रोटेक्टर, स्टेट बिकम्स द प्रोटेक्टर। अब रेजीम का इमेज चेंज हो जाता है ना। पहले वो अगर अग्रेसर की तरह देखा जा रहा था, एक तरीके से नाखुश थे लोग, डिससेटिस्फाइड थे, वहाँ पे करप्शन था, इकोनॉमिक इश्यूज थे। अब वो सारी जो चीज़ है, वो जो इमेज है, वो चेंज हो जाती है। मतलब एक ऑप्रेसिव सिस्टम की तरह जो देखे जाने वाला एक इंटरनल सिस्टम था, अब वो प्रोटेक्टर ऑफ द नेशन बन जाता है। अब यही जो शिफ्ट है वो सबसे डेंजरस है। ठीक है, तीसरी चीज, वॉर वीकेंस एंड स्ट्रेंथन्स। ये पैराडॉक्स है, मतलब कि आप भले ही वॉर की तरफ जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप वॉर जीत रहे हो, लेकिन आप किसी के आइडियोलॉजी को क्योंकि छू नहीं पा रहे, इसकी वजह से उनको आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पा रहे हो, इनफैक्ट आप उसको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। तो सबसे पहला पॉइंट, फिजिकल डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर। वॉर से क्या होता है ना, जो वॉर है उससे मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इकोनॉमी डैमेज हो सकती है ना, लोग मरते हैं, लोग शहीद होते हैं, अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं, है ना। तो ये ऑब्वियस है, लेकिन अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो हमें और क्लियर बताएगा, बट स्ट्रेंथन्स द आइडियोलॉजिकल नैरेटिव। मतलब इट स्ट्रेंथन्स द आइडियोलॉजिकल नैरेटिव, इसका मतलब क्या है, ये एक हिडन पार्ट है, ये हिडन पार्ट है, और ये अनअवॉइडेबल पार्ट भी आप बोल सकते हो। कैसे? सफरिंग को नैरेटिव बना दिया जाता है ना। सफरिंग जो है कि एक तरीके से जो हम लोग सफ़र कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज वी आर राइट इन आवर ओन बिलीव्स। लोगों को बोला जाता है, देखो हम पर अटैक हो रहा है और हम रेजिस्ट कर रहे हैं, है ना, हम पे अटैक हो रहा है, हम रेजिस्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज द डिवाइन स्ट्रगल दैट यू ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ पार्ट ऑफ। तो धीरे धीरे सफरिंग बिकम्स इक्वल टू मॉरल अथॉरिटी टू गवर्न द पीपल। ठीक है, देन सफरिंग बिकम्स मॉरल अथॉरिटी, है ना। यही चीज़ जो हम लोग कह रहे हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल शिफ्ट है, ये पूरी जो साइकोलॉजिकल शिफ्ट होती है, इसी के लिए जो सफरिंग बिकम्स मॉरल अथॉरिटी टू गवर्न पीपल, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल व्हेन वी कंसिडर द साइकोलॉजी ऑफ पीपल। तो लोग सोचने लगते हैं हम सफ़र कर रहे हैं, मतलब हम सही हैं, है ना, मतलब कि सफरिंग इज इक्वल टू बीइंग राइट। और जब आप ये बिलीव करने लगते हो तो रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। लास्ट पॉइंट, regime gains
लेजिटिमेसी। अब रजीम को जस्टिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एनिमी के अगेंस्ट खड़ा है ना, वो एनिमी के अगेंस्ट खड़ा है। रजीम इज टाउटेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल द पीपल हु आर बीइंग अटैक्ड बाय द एक्सटर्नल एग्रेसर। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट वो ये है कि रजीम को सर्वाइव करने के लिए सबका सपोर्ट नहीं चाहिए, सबके सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है ना। बस इनफ इतने तमाम लोग हो जाएं जो बिलीव करें और या फिर फियर में रहें, और वॉर ये काम दोनों साइड के लिए कर देता है। अब आखिरी स्लाइड पे आते हैं। मिसरीडिंग द सिस्टम एंड व्हाई द स्ट्रैटेजी ऑफ द एक्सटर्नल एग्रेसर बैकफायर्स इन सच काइंड ऑफ केस, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें सबसे पहली बात एक्सपेक्टेशन, रजीम कोलैप्स, है ना। एक्सपेक्टेशन क्या होती है ना, जैसे कि यहाँ पे एक्सटर्नल एग्रेसर जो है यूएस और इजराइल, वो लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, है ना। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रेशर क्रिएट करो, एज मच एज पॉसिबल क्रिएट द प्रेशर, मेक देम फील दैट दे आर डिफीटेड, साइकोलॉजिकली उनको डिफीटेड फील कराओ और सिस्टम कोलैप्स करा दो। लेकिन रियलिटी इज रेजिस्टेंस स्ट्रेंथन्स, है ना। जो होना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड था एक्सटर्नल एग्रेसर का, उसका ऑपोजिट ही हो जाता है ना। सिस्टम जो है वो और ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है। देन वॉर फीड्स प्रोपेगेंडा। इसमें क्या है कि वॉर रेजीम को एक परफेक्ट नैरेटिव बना देता है ना। जो रेजीम है उसको एक तरीके की लेजिटिमेसी मिल जाती है इसी वॉर के प्रिटेक्स्ट में। और जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव होता है, आप लोगों को मोबिलाइज कर सकते हो, है ना। लास्ट, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इज समथिंग दैट नाउ बिकम्स पॉसिबल। मतलब कि एक तरीके से हम लोग सोच रहे थे कि रेजीम कोलैप्स पे होगा, उसको लोग विरोध करके निकालेंगे, बट ये जो वॉर है उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को इनफैक्ट एनेबल कर देता है। मतलब वॉर सिस्टम को वीकन करता है, लेकिन बस शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में उसको सर्वाइव करने में एक तरीके का हेल्प ही मिल जाता है वॉर से। तो अब फाइनल सवाल, क्या यूएस और इजराइल ईरान को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या अननोइंगली उसको और ज़्यादा ही, या तो उसके रजीम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं? तो यहाँ पे आंसर सिंपल नहीं है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली क्लियर है कि हर वॉर सिर्फ बॉम्ब्स से नहीं जीती जाती, नैरेटिव्स भी डिसाइड करते हैं। और अगर आप नैरेटिव लूज कर गए तो आप बैटलफील्ड जीत कर भी वॉर को हार जाते हो। थैंक यू सो मच।